हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेयर 247 प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे गए पिछले 25 सालों के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और सबसे पहले हमने इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट किया है। हमने क्वेश्चन को टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है। लेक्चर 1 में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज हम सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। ये लेक्चर 2 है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस सीरीज से आपको यूपीएससी, ईपीएफओ और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स में काफी मदद मिलने वाला है। एडुकेयर 247 ने यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में हम टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जाएगा। आपके लिए लाइव डाउट सेशन भी लिया जाएगा जहां आप आसानी से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी हमारे कोर्स पे डिस्काउंट चल रहा है लॉकडाउन के कारण। आप ईपीएफओ कोड यूज कर सकते हैं और आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स पे। तो आपके कोर्स की फीस जो है वो 1999 हो जाएगी और आप इस कोर्स को हमारे वेबसाइट educare247.com पे विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट। या 1998 में यह सवाल पूछा गया था, तो इसका आंसर है 10th शेड्यूल। यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके डिटेल को देखते हैं। हम डिटेल से एंटी डिफेक्शन लॉ को समझते हैं। सबसे पहले जब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय एक प्रियम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन में, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। मतलब कि यह 10th शेड्यूल जिसमें यह लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था। इसे 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था और यह अमेंडमेंट 1985 में हुआ था। इसके माध्यम से 2 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। आर्टिकल 102 जो कि पार्लियामेंट के लिए था और आर्टिकल 191(2) जो कि स्टेट लेजिस्लेशन के लिए था। इन दोनों को ऐड किया गया था, तो इसे आप ध्यान रखें। अब हम जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। यह लॉ इसलिए होता है ताकि पॉलिटिकल डिफेक्शन को रोका जा सके। अब देखिए, 2 पार्टी मान लीजिए चुनाव लड़ती है और एक को वोट मिलते हैं, मतलब एक के जो मेंबर चुनाव में जीतते हैं वो 110 है, दूसरे के 111 हैं और सरकार बनाने के लिए 113 का आंकड़ा चाहिए। तो ये दोनों पार्टियां चाहेंगी कि यहां से 3 मेंबर को तोड़ लिया जाए और ये चाहेगी कि यहां से 2 मेंबर को तोड़ लिया जाए। इसी को रोकने के लिए ये लॉ लाया गया था। बिकॉज पद के लालच में लोग अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ था। जो हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म था उसमें काफी माइलस्टोन माना जाता है इस लॉ को। अब देखते हैं इस लॉ में क्या है। अगर कोई पार्टी शिकायत करती है कि उसके किसी मेंबर ने ऐसा किया है, तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, मतलब लोकसभा के लिए स्पीकर और जो भी हमारे राज्यसभा है उसके लिए चेयरमैन, तो वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये डिफेक्शन के अंदर आता है कि नहीं। उसके सर्टेन ग्राउंड्स हैं, उसे हम देखेंगे। ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, इनका जो डिसीजन है, इस पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ऐसे सवाल आ सकते हैं कि डिसीजन टेकन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ कैन बी सेंड फॉर जुडिशियल रिव्यू और नॉट। तो आंसर होगा यस, इट कैन बी सेंड फॉर द जुडिशियल रिव्यू। तो इसे आप ध्यान रखें। अब देखिए किस किस केस में डिफेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई वॉलंटरली गिव अप कर देता है पार्टी का मेंबरशिप, या पार्टी को डिसओबे करता है वोटिंग में। पार्टी अगर व्हिप जारी करती है किसी चीज के लिए और उस पर आप वोटिंग नहीं करते हैं तो आप डिफेक्ट हो सकते हैं। तो इसे आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है यह। जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर आप पार्टी व्हिप के खिलाफ जाते हैं तो आपकी मेंबरशिप जा सकती है। साथ ही साथ एक यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लॉ अप्लाइज टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। इसे आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी आपको यहां फंसा सकती है, पूछ सकती है कि एंटी डिफेक्शन लॉ सिर्फ पार्लियामेंट पे अप्लाई होता है या सिर्फ स्टेट असेंबलीज पे अप्लाई होता है या दोनों पे अप्लाई होता है। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, ये दोनों पे अप्लाई होता है। अब हम कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के। अगर कोई पार्टी के लेजिस्लेचर, उसके 2/3 लेजिस्लेचर किसी और पार्टी में मर्ज होते हैं, तो उस केस में जो मर्ज हो रहे हैं उनकी मेंबरशिप और जो नहीं मर्ज हो रहे हैं उनकी भी मेंबरशिप दोनों सुरक्षित रहेगी और डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। यूपीएससी ट्रिक क्वेश्चन पूछ सकती है, ये 2/3 को हाफ कर सकती है, 1/3 कर सकती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साथ ही साथ किसी इशू पे आप पार्टी के खिलाफ वोट देना चाहते हैं
तो आप प्रायर परमिशन ले सकते हैं, और पार्टी आपको प्रायर परमिशन देती है तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी इशू पर पार्टी के खिलाफ वोटिंग करते हैं और पार्टी 15 दिनों के अंदर आपको माफी दे देती है तो उस केस में भी आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। समय समय पे अलग अलग कमिटियों ने यह रिकमेंडेशन दिया है कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका डिसीजन जो क्वालिफाई करने का है, यह डिसीजन प्रेसिडेंट को लेना चाहिए एमपी के केस में, और एमएलए के केस में गवर्नर को लेना चाहिए। बिकॉज ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ये किसी पार्टी के होते हैं और हो सकता है वो किसी पार्टी के लिए बायस हो जाए। जैसा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के केस में होता है, इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को और वो फैसला लेते हैं। जैसा आप दिल्ली असेंबली के केस में देखे होंगे, उनके काफी ज्यादा विधायक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के केस में डिस्क्वालीफाई हो गए थे, बट फिर हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया और उनकी मेंबरशिप बहाल हो गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। आप हमें कमेंट में बताइए कि हाल में कौन सा एंटी डिफेक्शन केस आपको राज्यसभा से रिलेटेड सुनने को आया है। चलिए आप कमेंट कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी इस पे सवाल भी पूछ सकती है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्लासिक एग्जाम्पल है यूपीएससी का कि यूपीएससी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों रिपीट करती है। आप देखिए, हूबहू क्वेश्चन यूपीएससी 16 साल बाद पूछ लेती है। ये 1998 में सेम सवाल पूछा गया था सेम ऑप्शन के साथ, और यूपीएससी 16 साल बाद इसे रिपीट करती है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाना और उनके कॉन्सेप्ट को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप किसी भी कीमत पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन उसका एग्जाम्पल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है। अब देखिए यूपीएससी कैसे अपने क्वेश्चंस रिपीट करती है, 2001 में और 3 साल बाद 2004 में। इसका ऑप्शन ए है, इट लिस्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। It contains the language listed in the constitution. It contains the provisions relating to the administration of tribal areas. It allocates seats in the council of states. मतलब कि राज्यसभा की बात हो रही है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, कमेंट में आप आंसर भी कर सकते हैं और आप वीडियो को पॉज करके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका आंसर है डी, और ये देख लीजिए 2 बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4th शेड्यूल को हम क्विकली समझ लेते हैं। 4th शेड्यूल एलोकेट करता है कि किस स्टेट को राज्यसभा में कितने सीट मिलेंगे, और यूनियन टेरिटरीज के लिए भी। तो आप ध्यान रखें, ओनली स्टेट के लिए नहीं, यूनियन टेरिटरीज के लिए भी सीट का एलोकेशन 4th शेड्यूल से आता है। और ये जो एलोकेशन होता है ये पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। जब जब कोई नए राज्य बनते हैं या राज्य को रीऑर्गेनाइज किया जाता है, तब जो राज्यसभा का एलोकेशन है वो चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग, और 1952 के बाद से बहुत बार ये चेंज हो चुका है। जो आर्टिकल 80 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होगा वो 250 होगा। 12 जो मेंबर होंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, और 238 जो मेंबर होंगे वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से होंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे आप ध्यान रखें। यूपीएससी कहीं से भी सवाल बना सकती है, और आपको पता ही है यूपीएससी सवाल रिपीट करती है। यही सवाल 2 बार भी पूछा जा चुका है और इसके कॉन्सेप्ट भी रिपीट हो सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, if a new state of Indian Union is to be created, which one of the following schedules of the constitution must be amendment? ये 2001 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है सेकंड, ऑप्शन सी है थर्ड, और ऑप्शन डी है 5th। तो इसे आप अटेम्प्ट कीजिए। आप ये देखिए, जो ऑप्शन डी है, अगर आप क्रम को देखें तो यहाँ 4th होना चाहिए था, लेकिन यूपीएससी ने 5th दिया। क्यों? क्योंकि 2001 में ही यूपीएससी ने 4th शेड्यूल से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछा था। तो इसे आप ध्यान रखिए, यूपीएससी ऐसे करती है। अटेम्प्ट कीजिए आप, हमारे कमेंट में आप आंसर भी कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका आंसर है ए, फर्स्ट शेड्यूल। तो इसे आप ध्यान रखिए। शेड्यूल फर्स्ट को देखते हैं। शेड्यूल फर्स्ट कंप्राइजेज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, हेंस इट मस्ट बी अमेंडेड इफ अ न्यू स्टेट यूनियन टेरिटरी इज क्रिएटेड। तो इसे आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है वो टेरिटरीज को, जो इंडियन टेरिटरी है, उनको 3 भागों में क्लासिफाई करता है। territories of the states, union territories, territories that may be acquired by government of India at any time, मतलब फ्यूचर में अगर हम कुछ एक्वायर करते हैं उसके लिए है। शेड्यूल 1 में क्या क्या मेंशन किया गया है? नेम ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड उनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो भी मेंशन किया गया है। तो इसे आप ध्यान रखें। एट प्रेजेंट हमारे 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। आप हमें बता सकते हैं कमेंट में कि सबसे नई यूनियन टेरिटरीज कौन है?
जो आर्टिकल 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये डिक्लेयर करता है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट जो आर्टिकल 2 में दिया गया है, साथ ही साथ जो पुराना कोई स्टेट का अगर बाउंड्री अल्टर किया जा रहा है और एग्जिस्टिंग स्टेट का कोई बाउंड्री अल्टर किया जा रहा है तो वो आर्टिकल 3 में आता है। इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 के अंदर है उससे बाहर रखा गया है और यह सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड हो सकता है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल भी आते हैं कि इस तरह के अमेंडमेंट क्या आर्टिकल 368 के अंदर आते हैं, स्टेट का नाम बदलना, स्टेट की बाउंड्री चेंज करना, क्या ये आर्टिकल 368 के अंदर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो है या, बट आर्टिकल 368 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है उससे बाहर है और इसको अमेंड करने के लिए बस हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए और कुछ नहीं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप ध्यान रखिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज। देख लीजिए, अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी पे है। वो 2001 का क्वेश्चन था और ये 2003 का क्वेश्चन है। सेम कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया। जो हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, उसके टेरिटरीज की बात कर रहे हैं, वही सवाल है। तो आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन से आपको फील आ रहा होगा कि यूपीएससी कैसे अपने सवाल रिपीट करती है और कॉन्सेप्ट रिपीट करती है। सवाल नहीं तो कम से कम कॉन्सेप्ट तो जरूर रिपीट करती है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको पेपर काफी अच्छा लगेगा, जो भी आप आगे फ्यूचर प्रीलिम्स की पेपर देंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब लिस्ट 1 में क्या है? आइटम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीजें हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, कंकरेंट लिस्ट इन यूनियन स्टेट रिलेशंस, इंडिया एज ए यूनियन स्टेट विद ग्रेटर पावर टू द यूनियन। ये आपका हो गया लिस्ट 1। लिस्ट 2 में कंट्रीज के नाम हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारी चीजें डेराइव की गई हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आपका हो गया ये ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया जी, जो कोड दिए गए हैं। और ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। इसको आप अटेम्प्ट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ट्रिक से अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपको पता हो कि फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया है, सिर्फ एक आपको पता हो, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से जो फंडामेंटल राइट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। फिर आपको देखना है कि बी में 5 कौन कौन से हैं। तो बी में 5 बस सिर्फ एक ऑप्शन में है। कितना इजी हो जाता है आपका, ये तीनों आंसर छट गए। तो ऐसे भी आपको यूपीएससी में ट्रिक्स अपनाने हैं। एलिमिनेशन से आपके आंसर सॉल्व होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एलिमिनेशन के बेसिस पे बनेंगे। सिर्फ आपको एक पता था फंडामेंटल राइट्स और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देख लीजिए आप कितना आसान हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो इन ट्रिक्स को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे सवाल आते हैं। भारत का संविधान अलग अलग संविधान से चीजों को लेकर के बनाया गया है। हमारा एक फीचर है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी काफी चीजें ले गई हैं। बी.आर. अंबेडकर ने एक बार कहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकलिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये रैंसैकलिंग का मतलब होता है गहराई से देखने के बाद, मतलब बाकी जितने भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन से सबको खंगाला गया और उनमें जो अच्छी चीजें थी उसे हमारे संविधान में शामिल किया गया है। संविधान का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो लार्जर एस्पेक्ट तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। फिलोसफिकल पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया गया है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कैबिनेट गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव और आपका लेजिस्लेचर के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। ऐसे सवाल यूपीएससी टाइम टू टाइम पूछती है। यह एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है जिसमें यह मेंशन है कि कहां से क्या लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से फेडरल सिस्टम लिया गया है, आप देख सकते हैं। जुडिशरी ली गई है, पब्लिक सर्विस कमीशन भी यहां से लिया गया है। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया गया है। साथ ही साथ बाइकैमरलिज्म, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट लिया गया है, जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस ली गई है, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट का वो लिया गया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली गई है, तो इसे आप ध्यान रखें। और जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेथड है वो भी लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें। साथ ही साथ जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है। आप कमेंट में बताइए कॉन्करेंट लिस्ट का क्या मतलब होता है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी यहां से लिया गया है।
जो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बाद में इसे ऐड किया गया था, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 40 पार्ट्स। देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल। 9th, 10th, 11th and 12th schedule were added to the Constitution of India by Constitutional Amendment Acts। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको अटेम्प्ट करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। क्या एक ही स्टेटमेंट सही है या मल्टीपल स्टेटमेंट सही है? ये 2005 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक ट्रिक है। लेट्स एज्यूम आपको पार्ट 3 नहीं पता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे या नॉर्मल एक्ट थे, क्या थे, आपको नहीं पता है। अगर आपको सिर्फ ये दोनों पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में 40 पार्ट्स हैं या नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में 40 पार्ट नहीं है। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें 22nd पार्ट ही थे और अभी 25 पार्ट है, तो ए गलत हो गया। अगर ए गलत होता है तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी अपने आप गलत हो जाता है। अब बचा 2 और 3। ये सबको पता होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें 395 आर्टिकल थे और अभी 400 से ज्यादा आर्टिकल हैं, 465 के आसपास आर्टिकल हैं। तो स्टेटमेंट 2 भी गलत हो जाता है। अब बचा एक ही ऑप्शन। तो अगर आपको पता नहीं है 3 के बारे में, कोई क्लू नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, एलिमिनेशन ट्रिक अपनानी है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसका आंसर हो गया ओनली 3, मतलब कि सी। भारत के संविधान का एक फीचर है, यह विश्व का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। 1949 में जब हमारा संविधान बना था तो उस समय उसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 भागों में यह डिवाइडेड था और 8 शेड्यूल्स थे। आज हम जब जनवरी 2019 में यह बात कर रहे हैं तो इस समय एक प्रियम्बल है, 465 आर्टिकल्स हैं, ये 25 भागों में डिवाइडेड है और 12 शेड्यूल्स हैं। तो इसे आप ध्यान रखें, हम बात कर रहे हैं जनवरी 29 में। अगर ये वीडियो आप बाद में देखेंगे तो आप ये मत कहिएगा कि हमने गलत पढ़ा दिया था, अगर इसमें कुछ चेंजेज हो जाए तो। कुछ रीजंस हैं जिसके कारण से हमारा संविधान का साइज इतना बड़ा है। उनमें पहला रीजन है ज्योग्राफिकल फैक्टर, मतलब कि भारत इतना डाइवर्स और वास्ट कंट्री है और सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन संविधान में करना था, सभी के बारे में चीजें लिखनी थी, इस कारण से हमारे संविधान का साइज इतना बड़ा हो गया। दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्टर, भारत के संविधान पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का काफी इंपैक्ट है और यह एक्ट काफी डिटेल और बल्कि था, जिस कारण हमारे संविधान का भी साइज इतना बल्कि हो गया। तीसरा फैक्टर है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के सभी राज्यों का और केंद्र का एक ही संविधान है। ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए अलग संविधान है, पंजाब के लिए अलग संविधान है। चौथा जो रीजन है वो ये है कि डोमिनेंस ऑफ लीगल माइंड्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो लॉयर थे उनका काफी ज्यादा डोमिनेंस था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो हर चीजों का डिटेल डिस्कशन करते थे और डिटेल में लिखा भी गया है हमारा संविधान। तो ये 4 फैक्टर है, इन्हें आप ध्यान रखें। यूपीएससी ऐसा सवाल पूछ सकती है कि क्या रीजन है कि हमारा संविधान का साइज इतना बड़ा है, इसमें से 3 रीजन उठा के दे देगी, एक कोई गलत रीजन दे देगी और आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसे आप ध्यान रखिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल ही थे, 9 शेड्यूल को बाद में ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा। इसे आप ध्यान रखें। इसका एम यह था कि इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स को शामिल कर दिया जाए ताकि जिसके खिलाफ जुडिशियल स्क्रूटनी ना हो, फंडामेंटल राइट्स वायलेशन के खिलाफ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अप्रैल 24, 1973 के बाद जो भी चीजें इसमें ऐड की गई हैं शेड्यूल 9 में, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, दैट इज ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो इसे आप ध्यान रखें। शेड्यूल 10 हमने पास्ट में पढ़ लिया है, अभी जस्ट इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। 11th एंड 12th जो शेड्यूल था वो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ऐड किया गया था। जो 11th शेड्यूल था उसमें यह स्पेसिफाई है कि पंचायत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, उनकी क्या अथॉरिटी होंगी, और इसमें 29 मैटर्स हैं। जो 12th शेड्यूल है उसमें म्युनिसिपैलिटीज के क्या अथॉरिटीज होंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, इसको लिखा गया है और इसमें 18 मैटर्स हैं। तो इसे ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेज वेयर एडेड टू द लैंग्वेजेस अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, thereby raising their number to 22। 2008 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन ए है
कॉन्स्टिट्यूशन, 90th अमेंडमेंट एक्ट, 91st अमेंडमेंट एक्ट, 92nd अमेंडमेंट एक्ट और डी है 93rd अमेंडमेंट एक्ट। आपको यह क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप हमारे कमेंट में भी आंसर लिख सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका आंसर है 92nd अमेंडमेंट एक्ट। 8th शेड्यूल में वो लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। सबसे पहले इसमें 14 लैंग्वेजेस थे और अभी इसका नंबर 22 लैंग्वेजेस है। सबसे पहले 1967 में इसे अमेंड किया गया था, 21st अमेंडमेंट एक्ट, इसमें के बाद सिंधी को ऐड किया गया था, फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ऐड किया गया था। उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ऐड किया गया था। तो इसे आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। यही सवाल भी था आपसे कि 4 लैंग्वेजेस को कब ऐड किया गया और इसका नंबर 22 हो गया। तो ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट था जिसे 2003 में किया गया था। 2004 में गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्सेप्ट इजाद किया, क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। क्लासिकल लैंग्वेजेज वो हैं जो 1500 और 2000 ईयर्स पुराने हैं, उनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है और वो काफी वैल्यूएबल हेरिटेज हैं, और जो जनरेशन ऑफ स्पीकर हैं उसे रिवीर करते हैं, उसकी पूजा करते हैं उस लैंग्वेजेस की। साथ ही साथ इनका लिटरेरी ट्रेडिशन ओरिजिनल हो, कहीं से बोरोड ना हो। चौथा यह है कि जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं इनसे डिफरेंट हो, ऐसा ना हो कि अभी जो लैंग्वेजेस हैं उन्हीं से सिमिलर है, वो अलग होना चाहिए। तो इन फैक्टर्स पे क्लासिकल लैंग्वेज डिफाइन किया गया। सबसे पहले 2004 में तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज किया गया, फिर संस्कृत को 2005 में किया गया, कन्नड़ा और तेलुगु को 2008 में किया गया, 2013 में मलयालम को रिकॉग्नाइज किया गया, फिर 2014 में उड़िया को किया गया। अब तक 6 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है क्लासिकल लैंग्वेजेस की तरह। इसे आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यूपीएससी पूछ सकती है कि कितने लैंग्वेजेस अब तक क्लासिकल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज किए गए हैं। आंसर होगा 6। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।